आरोग्य की अलग प्लेलिस्ट बना दी है और शाम के इस वीडियो में ऐसा नहीं कि ये इसकी लेंथ इतनी ही रहेगी। जब स्पेशल वीडियो आएगी भूगोल की या अन्य किसी विषय की या मानचित्रण की तो थोड़ा लंबी भी हो सकती है, लेकिन टाइम यही रहेगा 8 बजे का। आप लोग डेली देखना मत भूलिएगा। आरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रही है। बाकी के समय में मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस के लिए और समाजशास्त्र लोक प्रशासन की क्लासेस जो वैकल्पिक विषय हैं कि वो चलेंगे। ठीक, चलिए निदेशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लिश वाले थोड़ा सा पॉज करके अपना भी सेक्शन देख सकते हैं। तो इनका उद्देश्य निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्वों की बात हो रही है भाग 4 की। तो इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात, वो न्याय प्रदान करने की बात अगर संविधान में कहीं है तो नीति निदेशक तत्वों में है। राज्य को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके लिए निदेशक तत्व बनाए गए हैं कि राज्यों को इस तरह से काम करना चाहिए, ये कहने का मतलब है। दूसरा है ये मुख्य रूप से व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए ये व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी हैं। तीसरा है अदालतें किसी कानून की वैधता को, कोई कानून बनाया गया सरकार द्वारा या सरकार की संस्थाओं के द्वारा जिनको सरकार की के समान शक्तियां प्राप्त हैं, तो इस आधार पर बरकरार नहीं रख सकती हैं कि इसे निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक, तो अदालतों को मतलब ये पावर नहीं है। तो इनमें से कौन सा सत्य होगा आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए पहला वाला बिल्कुल सही है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात अगर कहीं की गई है तो यहीं पर की गई है। ये मुख्य रूप से व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, ये गलत है। व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देने की बात वो व्यक्तिगत अधिकारों की बात की गई है, मूल अधिकारों में जो व्यक्ति के जीवन को विकास करने के लिए, नैसर्गिक विकास के लिए, नैसर्गिक जीवन यापन करने के लिए जरूरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं। तो ये व्यक्तियों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, जो व्यक्तिवादी अधिकार होते हैं, वो मूल अधिकार होते हैं, न कि नीति निदेशक तत्व। तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा है अदालतें किसी कानून की वैधता को इस आधार पर बरकरार नहीं रख सकती, बिल्कुल रख सकती हैं। अदालतें रख सकती हैं, वैधता को बरकरार रख सकती हैं। ठीक है, तो ये तीसरा वाला जो है भी गलत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला वाला, अर्थात बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 115 और 116 में विभिन्न प्रकार के अनुदान की मांगों की बात की गई है। वो कितने प्रकार की हैं वो उनका है वर्णन, तो आपको पता होगा। ये तो तीनों ही हैं, वोट्स ऑफ अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट्स, ये तीनों ही दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी का उल्लेख संविधान में किया गया है। ठीक है, तो भारत के संविधान 1949 में, भारत का संविधान 1949 यहाँ पर क्या क्यों लिखा है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। में अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान और लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान, अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान की बात की गई है। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा या कौन से संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधित किया जा सकता है? आपको पता है कि संविधान में संशोधन के कई तरीके दिए गए हैं। ठीक है, संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है। एक तो साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा जो संशोधन होगा विशेष बहुमत संसद का और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। ये जो तीसरा वाला है जिसमें राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, ये वे संशोधन होते हैं जिससे संघ की जो अवधारणा है वो प्रभावित होती है। मतलब जो राज्यों को, ऐसे निर्णय, ऐसे कानून जो राज्यों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे कानूनों में संशोधन या ऐसे बदलाव या ऐसे परिवर्तन, ऐसी नवीनता अगर ले आनी होगी संविधान संशोधन करने के माध्यम से, तो उसके लिए राज्यों का समर्थन भी जरूरी होता है संसद के समर्थन के बाद। तो इनमें से कौन कौन सा है ऐसा? तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ये दोनों संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो ये दोनों ही राइट रहेंगे, अर्थात पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड, बी वाला राइट आंसर है।
तो संसद को 3 तरीकों से संशोधित किया जा सकता है, संविधान को संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से और संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन के द्वारा। संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति इसलिए यहाँ लिखी गई है कि राज्यों का यहाँ पे अनुसमर्थन होता है वो साधारण बहुमत के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उसकी चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन हो, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किया जाए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अगर कोई उनमें परिवर्तन हो, उनके प्रावधानों में, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण में कोई परिवर्तन हो, वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी की बात है, 279 क की बात, 7वीं अनुसूची की कोई सूची में परिवर्तन करना हो, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व में कोई परिवर्तन करना हो, संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 368 में, इसमें भी कोई परिवर्तन करना हो, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन ये किन किन प्रावधानों में किया जा सकता है? संसद के विशेष बहुमत में से संशोधन तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, अन्य सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, अर्थात जो पहली और तीसरी में शामिल नहीं हैं, वे सभी संशोधन इसी के माध्यम से होंगे, विशेष बहुमत के माध्यम से। स्थगन के दौरान संसद की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाती है, केवल लोकसभा भंग हो सकती है। तीसरा, पीठासीन अधिकारी को लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। तो स्थगन के दौरान स्थगन करने की पावर किसको है भाई? यह है पीठासीन अधिकारी को, वो स्थगित कर सकता है। ये स्थगन 2 प्रकार का हो सकता है, निश्चितकालीन जिसमें समय बताया जाता है कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे के लिए स्थगित की जा रही है, तो उसको केवल स्थगन कहते हैं। और एक होता है अनिश्चितकालीन स्थगन जिसमें समय नहीं बताया जाता है। तो दोनों ही कर सकता है कौन? लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा में अगर होता है राज्यसभा का सभापति। लेकिन यहाँ स्थगन शब्द है तो अनिश्चित काल वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि अनिश्चित काल स्थगन उसको बोलते हैं, न कि स्थगन। जो निश्चितकालीन स्थगन होता है उसको स्थगन बोलते हैं, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। केवल लोकसभा भंग हो सकती, इंग्लिश वाले भी देख लें, मैं भूल गया था, सॉरी। तो केवल लोकसभा भंग हो सकती, बिल्कुल सही है, लोकसभा ही भंग हो सकती है। राज्यसभा ये अनवरत चलने वाली संस्था है, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। पीठासीन अधिकारी या अर्थात लोकसभा में पीठासीन अधिकारी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। और राज्यसभा में कौन है? राज्यसभा का सभापति। लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है, बिल्कुल गलत है। लोकसभा को विघटित करने का अधिकार या सत्रावसान करने का अधिकार ये राष्ट्रपति को है। स्थगन का अधिकार स्पीकर को है या फिर सभापति को है, ठीक है। तो इसका केवल दूसरा वाला सही हो जाएगा, ओनली 2, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। संविधान केवल भारत के नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करता है और ये विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अर्थात यहाँ पर अनुच्छेद 29 और 30 की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि 29 और 30 केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। क्या ये सही है? दूसरा है, भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र है। अर्थात केवल जो जन्म से नागरिक हो भारत का वही राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर सकता है। अदनान सामी अगर चाहें तो वो राष्ट्रपति का पद प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात देशीकरण द्वारा जो बना हो या फिर विदेशी कोई भी अगर नागरिक बन गया हो तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, कहने का अर्थ यह है। तो आपका उत्तर ये रहा। और इंग्लिश में भी आप चाहें तो अगर हिंदी में समझ में आए तो पढ़ सकते हैं। तो क्या होगा उत्तर भाई? तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, है ना। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं 29 और 30 जो है ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये पहला वाला कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो दूसरा वाला सही हो, बी वाला राइट आंसर है, ठीक है। केवल दूसरा गलत है, पहला सही है। संविधान भारत के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। ऐसे अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं, वो कौन कौन से हैं? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार। एक बार ध्यान रखिएगा,
कल किसी ने आर्गुमेंट किया था कि आर्टिकल 14 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है ना, ये किसी ने कहा था। तो आपको एक बात मैं बताऊं, तो अनुच्छेद 14 का दायरा, हाँ ठीक है, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है तब तो सही है, लेकिन अनुच्छेद 14 का दायरा बहुत असीमित दायरा है, बहुत व्यापक दायरा है। पूरे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कोई गड़बड़ी हो रही हो तो कानून का आप दरवाज़ा खटखटाओगे, आपको चलिए न्याय मिलेगा। लेकिन अगर वो अनुच्छेद आपको कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है तो असमानता के आधार पर आर्टिकल 14 के अंतर्गत आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। तो आर्टिकल 14 बहुत व्यापक है, इसको आप छोटा मोटा मत समझिए कि डायरेक्ट पूछ लिया ठीक है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली पूछा है, जैसे कल वाले प्रश्न में पूछा था कि जो वोट देने का अधिकार है ना, मत देने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार जो है, वो मूल अधिकार उसमें दे दिया था, मूल अधिकार में आता है ना। हाँ, प्रश्न तो दूसरा था कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, लेकिन उसमें मूल अधिकारों में ये बात भी दे दी गई थी, चुनाव मत देने का अधिकार। तो मत देने का अधिकार पृथक रूप से अनुच्छेद 326 में दिया हुआ है। अगर वो अधिकार आपसे कोई छीनता है तो आप अनुच्छेद 326 को ही आधार बना करके कानून से मदद मांग सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो अनुच्छेद 226 के तहत, क्योंकि कानूनी अधिकार का आपके उल्लंघन हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि ये उल्लंघन का कोर्ट में साबित नहीं कर पाया, आप कोर्ट में सुरक्षा नहीं मिली 326 के तहत किसी कारणवश, तब आप अनुच्छेद 14 में जाओगे और कहोगे कि इन लोगों को मिल रहा है सुविधा, भैया मत देने का अधिकार मिल रहा है, मुझे केवल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, स्थान के आधार पर या किसी आधार पर रोका जा रहा है मत देने से, तब ये असमानता वाले में आ जाएगा। अनुच्छेद 14 आपको वहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर देगा। अनुच्छेद 14 जो है बहुत ही गंभीर, बहुत ही इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है, व्यापक अध्ययन करने की आवश्यकता है। तमाम ऐसे निर्णय, कभी हम आर्टिकल 14 के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। बड़े बड़े निर्णय जो है, अनुच्छेद 21 आप बहुत पढ़ते हो, 19 बहुत पढ़ते हो, लेकिन 14 को बिना पढ़े 19 और 21 पढ़ना भी बेकार है, क्योंकि 19-21 का भी उल्लंघन होगा। आपको कोई अगर वहाँ पे सुरक्षा नहीं मिलेगी तो अनुच्छेद 14 है सुरक्षा दिलाने के लिए। इसीलिए कहते हैं विधि का शासन, अर्थात इसमें अनुच्छेद 15-16 तो अंतर्निहित हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं कि केवल नागरिकों को मिले हैं। 15-16 ये निहित हैं, अनुच्छेद 14 के ही ये विस्तार हैं। अनुच्छेद 14 ही तो कहता है कि विधियों के समान संरक्षण, और विधियों के समान संरक्षण कहाँ है? 15 और 16 में है, जहाँ पे आपको आरक्षण मिल रहा है। तो अनुच्छेद 14 की आप लोग और अनुच्छेद 14 ये कहीं कहीं विदेशियों को ही प्राप्त है और भारतीयों को ही प्राप्त है, इसलिए अनुच्छेद 14 डायरेक्ट पूछेगा तो आप ये नहीं कहोगे कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 14 सभी अधिकारों के लिए समान व्यवहार किए जाने के लिए एक आधार प्रदान करता है, इसलिए ये हर जगह है, प्रत्येक स्थान पे सर्वव्यापी अगर कोई अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 14 है। ठीक है, तो संविधान भारत के नागरिकों को, जो विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं, जो अनुच्छेद के तहत अधिकार, वो है अनुच्छेद 15 के तहत। वो दूसरा है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। वाक और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, संचलन, निवास, पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार, ये मूल अधिकार में न होने के बावजूद भी अनुच्छेद 14 में अगर पूछा जाए, अनुच्छेद 14 में इसमें अगर असमानता के आधार पर कोई उल्लंघन हो रहा है तो अनुच्छेद 14 में यह समाहित हो जाएगा। न ये डायरेक्टली अगर पूछा जाए तो मूल अधिकार तो नहीं है, लेकिन ये मूल अधिकार में तब्दील हो सकता है अगर असमानता के आधार पर आपके साथ कुछ बिहेवियर ऐसा किया जा रहा है। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, दूसरा है भारत में जन्म से नागरिक और साथ ही एक देशी नागरिक, अर्थात जो देशीकरण जिसका हो जा रहा है, जो नागरिकता प्राप्त कर ले रहा है विभिन्न माध्यमों से, तो नागरिक दोनों राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में केवल जन्म से नागरिक, न कि एक देशी नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए पात्र है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है, कोपेन के अनुसार जलवायु समूहों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोपेन ने जो बताए हैं, वर्गीकरण किए हैं,
ये इनमें से कौन कौन सही है, इंग्लिश वाले भी अपना देख सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय ये बिल्कुल सही है। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होता है। शीत जलवायु सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। शुष्क जलवायु संभावित वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है। तो तीनों ही सही है इसके, ठीक है। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है 1 2 3, इसका राइट आंसर होगा डी। ये वर्गीकरण है कोपेन का। ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट्स, वार्म टेम्परेचर, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स, कोल्ड क्लाइमेट्स और हाईलैंड्स, इनके बारे में इन्होंने बताया है और वहीं से है। तीनों ही इसमें सही हैं। समुद्र स्तर वायुदाब के विश्व वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, तो 30 ये 0 डिग्री अक्षांश है और बोल रहा है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पर उच्च दाब वाले क्षेत्रों को उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, ठीक है। दूसरा है ध्रुवों के पास वायुदाब कम होता है और इसे ध्रुवीय निम्न दाब के रूप में जाना जाता है। तो ध्रुवों के पास टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। कम टेम्परेचर होता है तो वायु ठंडी होती है। वायु जब ठंडी होगी तो वो भारी होगी, भारी होगी तो वायु नीचे ही बैठी रहेगी। जब वायु नीचे ही रहेगी, वायु का जब अवरोहण होगा नीचे की तरफ होगा भारी होने की वजह से, तो फिर वायु क्या होगी, ठंडी वायु क्या होगी, भारी होगी। इससे वायुदाब का क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे उच्च वायुदाब का विकास होता है, हाई प्रेशर बनता है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन से कथन सही है पूछ रहा है, तो पहला वाला ही सही है इसमें, ठीक है। दूसरा वाला गलत है, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें महानदी को छोड़ करके दामोदर, नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। दामोदर, नर्मदा और ताप्ती 1 3 और 4, बी वाला इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर ब्लैक सी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ब्लैक सी का हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जॉर्जिया और रोमानिया में लड़ाई हुई बट रशिया चुप रहा। तो जॉर्जिया रोमानिया तो हैं ही, बट में कौन आएगा, बुल्गारिया, यूक्रेन, टर्की। और कौन चुप रहा, रूस चुप रहा। तो बुल्गारिया, यूक्रेन, टर्की में से इसमें कौन है, टर्की है, ठीक। तो जॉर्जिया, रोमानिया, टर्की है, ग्रीस नहीं है इसमें, तो ग्रीस कट्टम कुट्टम हो जाएगा। बचेगा क्या, 1 2 4, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ब्लैक सी दिख रहा है, ब्लैक सी दिख रहा है। एजियन सी और ब्लैक सी को कौन जोड़ता है, सी ऑफ मरमरा, ठीक है। एजियन सी और ब्लैक सी को कौन जोड़ता है, जो मरमरा सागर है वो जोड़ता है, ठीक। ये कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। और ब्लैक सी के ही एक भाग है सी ऑफ अजो। एजो सी किसका भाग है, ब्लैक सी का ही एक पार्ट है, ठीक है, जो इससे थोड़ा सा अलग नज़र आता है, लेकिन है ये ब्लैक सी में ही। और ब्लैक सी के चारों तरफ कौन कौन से हैं, तो जॉर्जिया और रोमानिया में लड़ाई हुई, बट अर्थात बुल्गारिया, यूक्रेन और टर्की, बट रसिया चुप रहा। तो ये इतने 6 देश हैं, रट्टा एकदम रट जाना चाहिए सब आपको, ठीक है। गोंडवाना का निर्माण तब हुआ था जब पृथ्वी का प्राचीन महामहाद्वीप पैंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ था। इसमें निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो पैंजिया क्या था, पहले पैंजिया और पैंथालासा के बारे में आपको पता ही होगा कि धरती पहले एक ही भूभाग थी, बड़ा भूभाग, जिसको पैंजिया कहा जाता था। और जिस द्रव में या जिस महासमुद्र में महासमुद्र में तैरती थी उसको पैंथालासा कहा जाता था। तो पैंजिया जब अलग हुआ, तो पैंजिया अलग हुआ 2 भागों में। सबसे पहले ऊपर का भाग क्या कहलाया, लॉरेंशिया, नीचे का भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड, ठीक। तो ये गोंडवाना लैंड जो है, तो जो उत्तरी भाग हुआ लॉरेंशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। यही पूछ रहा है गोंडवाना में कौन कौन शामिल थे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
एशिया और यूरोप या यूरेशिया जो था वो लॉरेंशिया का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप को लेते हुए अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि जो है गोंडवाना लैंड के भाग थे, है ना। तो दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। तो गोंडवाना का निर्माण तब हुआ था जब पृथ्वी का प्राचीन महामहाद्वीप पैंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ था। गोंडवाना के अवशेष आज के महाद्वीपीय क्षेत्र का लगभग 2/3 हिस्से का निर्माण करते हैं, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय उपमहाद्वीप, जीलैंडिया और अरब शामिल हैं। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चांदनी का कौन सा इसमें से पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रा तप है, कौमुदी है, ज्योत्सना है, मयंक नहीं है। मयंक है चंद्रमा का। मयंक किसका है? चंद्रमा का। तो डी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो वीणा, पहाड़ी, महाश्वेता, भारती, ये तीनों तो हैं। पद्मा जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है, सरस्वती का नहीं। तो सी वाला इसका राइट आंसर है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन जो है किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को। तो सी वाला इसका राइट आंसर होगा, जनार्दन का। निम्नलिखित में से कौन शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो पयोधि, जलधि, वारिधि ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची है, समुद्र का नहीं है। तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जलद जो है बादल का होता है। निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो शिव का पर्यायवाची शब्द रुद्र। रुद्र शिव को कहते हैं, तो शिव का पर्यायवाची शब्द रुद्र। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो लहर का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है? तो तरंग है, वीच है, हिलोर है, दुकुल नहीं है, ठीक है। दुकुल ये कपड़े का पर्यायवाची होता है। किसका? कपड़े का, वस्त्र का पर्यायवाची होता है दुकुल। तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। अलकेश, विबुध, अनीक, ज्योतिष का। देवता तो विबुध होगा, है ना। बी वाला राइट आंसर होगा। विबुध को देवता कहते हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है निर्जन, व्यजन, आराम, कल्पशाल, ठीक है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द कल्पशाल। डी वाला राइट आंसर होगा। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। तुरंग मतलब होता है घोड़ा, तो इसमें वाज जो है घोड़े का पर्यायवाची या तुरंग का पर्यायवाची है। तो ए वाला राइट आंसर है। विडोजा पर्यायवाची शब्द है, तो इनमें से विडोजा इंद्र का पर्यायवाची है। सी वाला राइट आंसर है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति हो उसके लिए शब्द रिक्त। ए वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। 12वां, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तुम बहुत गिरे हुए हो, तो क्या है शब्द इसके लिए? पतित। ए वाला राइट आंसर होगा, ओके। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द स्वयं सेवक किसको कहेंगे? स्वयं की सेवा करने वाला नहीं, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को कहेंगे स्वयं सेवक। सी वाला राइट आंसर है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, तो क्या होगा? अंतेवासी। सी वाला राइट आंसर है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है, तो क्या हो जाएगा? कृतार्थ। कृतार्थ। डी वाला राइट आंसर है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। ब्लैकलिस्ट आपने सुना होगा, तो काली सूची। बी वाला राइट आंसर है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द, तो जो किए गए उपकारों को न मानता हो उसके लिए कृतज्ञ होता है, और जो किए गए उपकारों को मानता हो, थैंक यू बोलता हो, वो क्या होगा? कृतज्ञ। बी वाला राइट आंसर है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कौन सा है? सी, लोरी, ठीक है। जो नहीं हो सकता है, तो जो नहीं हो सकता है क्या होगा? असंभव है। जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके क्या होगा? अवर्णनीय। डी वाला राइट आंसर। तो ये हो रहा आज आपका पूरा मतलब कि जीएस और हिंदी के क्लासेस। इसको और ज़्यादा इनोवेटिव बनाएंगे और ज़्यादा रोचक बनाएंगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ बनाएंगे। बाकी आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए जो हमने पीसीएस के लिए बनाई थी, और हिस्ट्री और जियोग्राफी की कंप्लीट हो गई थी रात 8 बजे, जो खेला होबे सीरीज़ के वीडियोस थे, उसको भी देखते रहिए समय मिलने पर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।